इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रोलिसिस, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस विच इज फॉर्म्ड बाय टू वर्ड्स। यहां पे आप देखिए दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया सपोज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। राइट? और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन और डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन। जैसा आपने वर्ड सुने थे पायरोलिसिस, थर्मल डीकंपोजिशन, क्लास 10th में आपने डीकंपोजिशन रिएक्शन स्टडी किया था ना, वहां पे था पायरोलिसिस और थर्मल डीकंपोजिशन, यानी कि एक ऐसे रिएक्शन जिसको आप ब्रेक करते हो बाय द यूज ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे जिन केमिकल रिएक्शंस को आप ब्रेक डाउन करेंगे या प्रोसीड करवाएंगे, स्पॉन्टेनियस बनाएंगे बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से केमिकल रिएक्शंस होंगे और अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होगा केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो वो डिवाइस जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें ही कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। सो इट मींस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द एक्चुअल प्रोसेस अकरिंग इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आप पहले स्टडी कर रहे थे, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन पहले होता था, उनकी वजह से केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती थी उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। यहां उल्टा हो रहा है, यहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और जिसकी मदद से आप केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर द डिवाइस, और इट इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, chemical energy is produced by passing the electrical energy through the chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करेंगे और फिर केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। अब अगर इसको आप समझें तो लेट सपोज कर लीजिए ये एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा पुत्र। आप सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनके थ्रू करंट कंडक्ट हो सकता है। उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करेंगे दो इलेक्ट्रोड्स को, वन इज एनोड अनदर इज अ कैथोड। नाउ दीज टू इलेक्ट्रोड्स, अब ये दो इलेक्ट्रोड जो हैं ये इनर्ट भी हो सकती हैं, एक्टिव भी हो सकती हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रोड हो सकता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करें, हो सकता है ना भी करें, वो धीरे धीरे आप अभी समझते जाओगे। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप कनेक्ट करते हो विद द बैटरी, विद द बैटरी। ठीक है। अब यहां पे आपने लास्ट जो टर्म स्टडी की थी लोन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके अंदर आपने देखा था कि एनोड जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसे आपने नेगेटिव टर्मिनल रखा था। लेकिन इस बार आपने बैटरी के साथ उल्टा कर देना ना, प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। तो यहां पे आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना है तो वो कहलाएगा एनोड, वो कहलाएगा एनोड। नाम रिवर्स हो गया, लेकिन रिएक्शन एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है पुत्र। ऑन द अदर हैंड the electrode which is connected to the negative terminal of battery now is named as cathode। क्या कहेंगे इसको आप? कैथोड। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है पुत्र। एनोड के लिए यहां पे जैसे लोन था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, यहां पे एनोड के लिए एक शॉर्टकट आप याद कर सकते हैं, पाओ। पाओ मीन्स P फॉर पॉजिटिव टर्मिनल, A मीन्स एनोड और O मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहां से क्लियर होता है कि एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होगा, इररिस्पेक्टिव आप उसके इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव या नेगेटिव रख रहे हो। हाँ, किस सेल में पॉजिटिव रखना है, किस में नेगेटिव रखना है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ पुत्र?
तो लेट्स सपोज अब इस केस के अंदर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट हो। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर बार जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइट ही शो करे, कभी कभी इलेक्ट्रोड भी शो करेगा, वो अभी हम रिएक्शंस में देखेंगे। बट हम यहाँ पे लेते हैं एक सिंपल केस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड एक्ट कर रहा है सपोज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंडक्ट करवाओगे, जिसकी वजह से यहां प्रोड्यूस होंगे सपोज NaCl डिसोशिएट होके क्या प्रोड्यूस कराएगा पुत्र? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। नाउ एट एनोड पे क्या होना है पुत्र? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनोड आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो सर क्लोराइड आयन भागेंगे एनोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन एटम बना लेंगे। अब आपको पता है क्लोरीन एटम एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस। तो यानी कि हम दो क्लोराइड आयन को भेज दें जो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना लेंगे। तो एनोड पे कौन लूज हो रहा है? क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है उत्तर। अब हम चलते हैं कैथोड पे। लेट्स सपोज एट कैथोड व्हाट विल हैपन? अब सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन तो इधर क्लोराइड आयन चले गए एनोड पे। अब सोडियम आयन जो है वो जाएंगे कैथोड पे। क्यों? क्योंकि सर वो नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट होंगे। सो सोडियम आयन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड और दे विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द सोडियम मेटल। यानी कि सोडियम मेटल इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये जो आपने इलेक्ट्रोड लिए हैं ना पुत्र, ये इलेक्ट्रोड जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इनर्ट भी हो सकते हैं और एक्टिव भी हो सकते हैं। और जब तक आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड ना लिखे हो तो इसका मतलब आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेने हैं। और इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनियम या फिर ग्रेफाइट के होंगे जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करवाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ट्रांसफर होते हैं उसके लिए आपको दोनों इक्वेशंस बैलेंस करनी होती हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए आप कहोगे 2 सोडियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 सोडियम मेटल्स इन सॉलिड फॉर्म। तो ओवरऑल रिएक्शन पुत्र दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा? तो इट मीन्स 2 सोडियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन विल गिव यू 2 सोडियम मेटल्स प्लस क्लोरीन गैस। तो इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे। अब ये जो है ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान से सुनिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के अंदर 1 मोल ऑफ कंपाउंड या सब्सटेंस बनाने के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। यहां पे आप देख रहे हो 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस के लिए 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। मेरी बात समझ में आई? इस बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। अब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा पुत्र, जैसे यहाँ पे आपने देखा एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर फाइनल जो आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे? तो वो 4 फैक्टर्स हैं। नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। जैसा आपको अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रोड जो हैं वो इनर्ट और एक्टिव दोनों तरह के हो सकते हैं। उसके हिसाब से अभी एग्जांपल आपको देंगे, उसके हिसाब से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो यानी कि वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप प्लेटिनियम या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लेंगे। अगर नहीं लिखा हो तो आप इनर्ट ही मानेंगे। मेरी बात समझ गए? अगर स्पेशली लिखा है कि मरकरी का इलेक्ट्रोड लेना है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेना है, कॉपर इलेक्ट्रोड लेना है, तो फिर वो लेना पड़ेगा आपको। ठीक है पुत्र। और वो एक्टिव होते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कैसे, वो थोड़ी देर में बताएंगे। देन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जगह मैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने सोडियम क्लोराइड लिया, आप एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं, आप मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हैं, किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं जो डिसोशिएट होकर हमें आयंस प्रोवाइड करवा दे। ठीक है। उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एट एनोड और एट कैथोड। देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है या तो वो कंसंट्रेटेड होगा और या वो
डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, जिसमें वाटर की वैल्यू ज्यादा डाल दी जाए, क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा डाल दिया जाए पुत्र, ठीक है। और कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा और वाटर थोड़ा कम होगा, यानी कि सॉल्वेंट कम होगा। तो इन दैट केस क्या होगा अभी देखेंगे। अब मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप जानते हैं कि कोई भी मेटल जो है या कोई भी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सिर्फ मोल्टेन या एक्वस फॉर्म में ही करंट कंडक्ट करता है, नॉट इन द प्योर सॉलिड फॉर्म। तो यानी कि आपका मीडियम किस तरह से है, यानी कि वो मोल्टेन फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है, और अगर एक्वस फॉर्म में है तो वो भी डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, उसके हिसाब से आपके फाइनल प्रोडक्ट वेरी करेंगे। तो पुत्र जैसा कि फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में पहला केस है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का होगा, उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे। डेफिनेटली सोडियम क्लोराइड होगा तो सोडियम या क्लोरीन बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा तो एल्यूमिनियम एटम और क्लोरीन गैस बन सकती है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड होगा तो मैग्नीशियम या क्लोरीन गैस बनेगी। तो ये पॉइंट के बाद अब हम लेते हैं डायरेक्टली पहले मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप सपोज कीजिए कि आपके पास दो में से कोई एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, मोल्टेन या एक्वस। तो केस वन लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज इन मोल्टेन फॉर्म विद द प्लेटिनियम एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, एज एन ओके। तो ये अभी मैंने आपको रिएक्शन करके दिखाया। सोडियम क्लोराइड आप जैसे ही सॉलिड फॉर्म में होगा, करंट कंडक्ट करवाओगे तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन में रिलीज होगा। तो सोडियम जो है बीइंग अ कैटायन मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। सॉरी, सोडियम आयन कैटायन मूव करेंगे कैथोड पे और एनायन मूव करेंगे एनोड पे, इस केस के अंदर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए, नेगेटिव चार्ज जाएगा एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। यहाँ पे एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रही है रिडक्शन। ओवरऑल रिएक्शन आपने लिखा 2 सोडियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन विल गिव यू 2Na प्लस Cl, 2Na प्लस Cl। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो पुत्र। तो यहाँ से अगर आपको 1 मोल ऑफ सोडियम प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे या पार्टिसिपेट करेंगे, अगर वो पूछेंगे तो आप ध्यान से देखिए। 2 मोल सोडियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा 1। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस के लिए आपको कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, तो वो आप देखेंगे 1 मोल ऑफ क्लोरीन के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कीजिए, फैराडे का कंसेप्ट आपको बताया गया था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर चार्ज कितना था पुत्र, एक्वायर चार्ज कितना था 1 फैराडे। इसको और डिटेल में भी बताएंगे बट थोड़ा सा याद करा रहा हूं, 96500 कूलम, जहां आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करेंगे, तो 2 मोल्स कितने करेंगे सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। समझ आया। तो पुत्र अगर बाय द वे सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट आपका एक्वस होगा, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट एक्वस होगा, एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब भैया जब वो डिसोशिएट होगा तो वहां पे सोडियम क्लोराइड भी है, वाटर भी है। जब सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट होगा तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों देगा। तो सर वाटर भी तो डिसोशिएट होगा, वो भी तो एक गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है अगर सॉल्ट प्रेजेंट हो। सॉल्ट प्रेजेंट ना हो तो प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर, तो वो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन देगा पुत्र। यानी कि अब ये दोनों नेगेटिव आयन मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड टू गेट ऑक्सीडाइज, अपने आप को ऑक्सीडेशन करने के लिए। प्रॉब्लम आएगी, एनोड किसी एक को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसी तरह कैथोड के ऊपर भी दोनों पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन जाएंगे रिड्यूस होने के लिए और वहां पे भी कोई एक ही रिड्यूस हो सकता है। उसके लिए हमें हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मदद करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहला आपको बताया था लिथियम लिखिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। सबसे लास्ट फ्लोरीन लिखिए, फ्लोराइड आयन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है। और बीच में आप कुछ याद करें, जैसे कालू बाबा का नंदू माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों है जी AgAu PT, AU खा गया मैं बोल्ड, ठीक है। देन ये आयन इंट्रोड्यूस करने हैं आपने, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन एंड फ्लोराइड आयन। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अगर
तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, जिसका कम वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है सर। तो इस हिसाब से क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड को देखें, ये रहा क्लोराइड और इसके नीचे आता है हाइड्रोक्साइड, जगह नहीं है तो हमने यहां लिख दिया। तो क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड का ज्यादा है, क्लोराइड का कम है। यानी कि क्लोराइड का फिर क्या ज्यादा है सर? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यानी कि ये ऑक्सीडाइज होगा, तो सर इसको ऑक्सीडाइज कर दो। सर सोडियम आयन, सॉरी सोडियम आयन बाद में आएगा, पहले OH नेगेटिव आयन कहाँ है? वो सोल्यूशन में ही है। अब हम देखते हैं कैथोड पे। कैथोड पे अब सोडियम आयन और H पॉजिटिव आयन है, ये रहा सोडियम और ये रहा आपका H। अब यहां से ऊपर से नीचे जाते हुए रिडक्शन किसका ज्यादा है? सर हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन ज्यादा है तो डेफिनेटली फिर हाइड्रोजन रिड्यूस होने वाला है। अगर हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बैलेंस करने के लिए हमने ऐसे लिख दिया। अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो सोल्यूशन के अंदर ये भाई साहब भी बच गए और ये भाई साहब भी बच गए, और ये दोनों होने की वजह से अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन आपको कैसे दिखेगा? नेट रिएक्शन से सोडियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन प्लस 2 H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन एरो टू गिव्स क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बैलेंस कर लीजिए इसको। बैलेंस करके आपके पास ये रिएक्शन जो है ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये अलग अलग थोड़ी अवेलेबल होंगे। जब 2 क्लोरीन है तो 2 सोडियम आयन भी आएंगे। सोडियम क्लोराइड यहीं से टूटा है ना उत्तर, तो 2 H पॉजिटिव आयन है तो 2 OH नेगेटिव आयन, ये हो जाएगा। अब ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से जब भी आपको ये चाहिए होगा ये दोबारा से डिसोशिएट हो जाएगा इनटू सोडियम एंड OH नेगेटिव आयन। पॉइंट क्लियर हुआ पुत्र? अब यहां से आपको ओवरऑल रिएक्शन क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ठीक है पुत्र, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, ये जो रिएक्शन है ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टनर क्लेनर रिएक्शन, कास्टनर क्लेनर रिएक्शन। अच्छा, अब इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है कि पीएच वैल्यू को क्या होगा, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी या नहीं होगी, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है पुत्र, तो अगर आप ध्यान से देखें तो H पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो रहा है, H पॉजिटिव आयन गायब हो गया, या ये कह लीजिए बेस बन रहा है। अगर बेस बनेगा तो पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि पीएच वैल्यू इंक्रीजेस इन दिस रिएक्शन और दिस सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक इन नेचर। ये पॉइंट समझ में आया पुत्र? सॉल्यूशन बेसिक हो गया, चाहे आप इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से देख लीजिए, चाहे आप H पॉजिटिव आयन के कंजप्शन से देख लीजिए। मेरी बात क्लियर होगी? फिर पूछा जाता है कि सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को क्या होगा। सर मैंने पहले ही बताया सोडियम आयन जैसा है वैसे का वैसा ही रहने वाला है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, नो चेंज। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को क्या होगा। सर सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन तो गैस बन के चला गया, तो अल्टीमेटली सोडियम क्लोराइड में से सोडियम रह गया, सिर्फ क्लोरीन चला गया, तो सोडियम क्लोराइड तो नहीं रहा ना, तो यानी कि कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आए हुए हैं। तो पुत्र अब हमने डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लिया है, सॉल्यूशन लिया है, यानी कि एक तो सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है और दूसरा वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि वाटर ज्यादा है। ध्यान दीजिए, जब दोनों डिसोशिएट होंगे तो सोडियम और क्लोराइड आयन देंगे, वाटर डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा। अब H2O जब डिसोशिएट होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे। तो अब कंपैरिजन में सोडियम आयन के H पॉजिटिव आयन लार्ज अमाउंट में है, बहुत ज्यादा है, और क्लोराइड आयन के मुकाबले OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा है। तो अब बहुत ज्यादा होने की वजह से छोटे छोटे जो आयन हैं उनके अंदर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला रोल प्ले होना बंद हो जाएगा। यानी कि एनोड पे अब क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड जाएंगे, लेकिन क्लोराइड है ही थोड़े से, हाइड्रोक्साइड है ही बहुत है। क्यों सर? सोल्यूशन डाइल्यूट है। कैथोड के ऊपर सोडियम और हाइड्रोजन आयन जाएंगे, तो सर सोडियम अगेन नहीं जा पाएंगे, हाइड्रोजन आयन ही जाएंगे। क्यों सर? वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है।
तो अगर ऐसा होगा तो यानी कि रिडक्शन हो जाएगी हाइड्रोजन की टू गिव अस हाइड्रोजन गैस। सो H पॉजिटिव आयन विल टेक अप 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव अस हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम अकेला स्टेबल होता नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में स्टेबल होता है। H2 लगाया, बैलेंस करके 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन, टिक टिक टिक। दोबारा ऊपर चलते हैं सर एनोड पे। इस केस में हमने एनोड बाद में किया है, वैसे मैंने आपको बताया जनरली आप एनोड के रिएक्शंस को पहले करिए। अब यहाँ पे आप OH नेगेटिव आयन देंगे तो OH नेगेटिव आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू फॉर्म OH। अब ये OH, दो OH मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा और साथ में ऑक्सीजन एटम बनेगा। ऑक्सीजन नेसेंट एटम अनस्टेबल होता है, कंबाइन करके O2 गैस बना देगा। ठीक है पुत्र। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम नीचे से चलते हैं, जो मैंने ये ब्लू पेन से लिखे हैं, बैलेंस करके लिखे हैं। कैसे? 2 ऑक्सीजन एटम के लिए मुझे 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए भी होंगे। फिर अगर 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहाँ पे तो सर 2 ही हैं। बैलेंस करने के लिए मैंने एक के आगे 2 लगाया, तो लेकिन फिर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने 2 OH यानी कि 4 टोटल OH को कंबाइन किया, तो 2 वाटर और 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। अब मेरे को 4 OH चाहिए, तो यहाँ पे भी 4 OH लगाने पड़ेंगे। अगर 4 OH चाहिए तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे 4 OH से। तो ओवरऑल रिएक्शन 4 OH नेगेटिव आयन विल गिव्स 2 वाटर मॉलिक्यूल। 4 OH कट गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और O2 ये कट गया, 2 नेसेंट ऑक्सीजन ये कट गए। मेरी बात समझ में आई? देखो ना यार, ये कट गया, ये कट गया, तो जो बचा है वो लिख दिया मैंने। तो ये एनोड का नेट रिएक्शन, ये कैथोड का नेट रिएक्शन। अब ओवरऑल सेल का रिएक्शन लिखने के लिए मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने थे टू कैंसिल आउट। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, मैंने ओवरऑल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया, आप दोनों को ऐड किया, जो कटता है 2H पॉजिटिव प्लस 4 OH नेगेटिव विल गिव्स, ये देखो, विल गिव्स 2 वाटर प्लस O2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन कितनी होगी? 2। ठीक है पुत्र। अब इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल है, अब ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। ठीक है पुत्र। आपके पास 2 H पॉजिटिव और 4 OH नेगेटिव है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इधर से 2 वाटर मॉलिक्यूल आके माइनस हो गए, तो क्या बच गया? अल्टीमेटली 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विल इलेक्ट्रोलाइजेस to gives 2 hydrogen gas and 1 mole of oxygen gas. This is electrolysis of sodium chloride aqueous dilute electrolyte. क्लियर हो गया? तो बैलेंसिंग में यहाँ 2 जब 4H पॉजिटिव आयन है, तो 4H पॉजिटिव आयन प्लस 4 OH नेगेटिव आयन विल रिजल्ट टू गिव अस 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो उनमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, अगर इलेक्ट्रोलिसिस करानी है आपने सोडियम क्लोराइड, चाहे वो मोल्टेन हो, चाहे एक्वस हो, चाहे कंसंट्रेटेड, चाहे डाइल्यूट, कुछ भी लिखा हो, हार्डली मैटर। अगर बाय द वे इलेक्ट्रोड एक्टिव ले लिया आपने, एक्टिव इलेक्ट्रोड मैंने पहले बोला कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सारे के सारे, प्लेटिनियम नहीं, प्लेटिनियम तो इनर्ट है, ठीक है, बाकी सारे के सारे एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है पुत्र। अगर वो आएंगे तो एक्टिव इलेक्ट्रोड खुद ही ऑक्सीडाइज होते हैं, खुद ही रिड्यूस होते हैं, यानी कि वो बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट के रिएक्शन को रोक देते हैं। यानी कि क्या होगा सर, जैसे ये रिएक्शन होगा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है पुत्र। अब वहां पे क्लोराइड आयन और OH नेगेटिव आयन अवेलेबल थे, लेकिन भैया सिल्वर कहते हैं हम आएंगे, तो इन दैट केस सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडेशन करता है, सिल्वर आयन बना देता है। ठीक है पुत्र। तो सपोज ये आपका एनोड है जो इम्प्योर सिल्वर से बना हुआ है, इम्प्योर सिल्वर से एनोड बना हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, उसने सिल्वर आयन लूज कर दिया, ये सिल्वर आयन सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर अब सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन और सिल्वर आयन भी आ गए। भैया सिल्वर आयन के आते ही उसने कहा सोडियम हाइड्रोजन तुम यहां लड़ो, पर मेरे से नहीं जीत पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक एक्टिव इलेक्ट्रोड हूं। तो सिल्वर आयन जो है वो जाएगा कैथोड के पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू फॉर्म अ सिल्वर मेटल। तो इस केस के अंदर यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट होता जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोड का मास बढ़ता जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रोड का मास कम होता जाएगा। तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जिस समय सारे का सारा, ऑलमोस्ट सारे का सारा इम्प्योर सिल्वर जो है वो प्योर सिल्वर रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और उसको बाद में आप निकाल लेंगे। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ द सिल्वर। तो मेटलर्जी के अंदर क्लास 10th में आपने स्टडी किया था कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी अगर रिफाइन करना होता है तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो दिस इज द बेस ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। मेरी बात समझ में आई पुत्र? तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स।